हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं अपने घरों पर और सारे वीडियोस देखकर उनका फ़ायदा ले रहे हैं। आपकी 11th की स्टडीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं जा रही है। ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। आई होप सो। अब आज जो मैं टॉपिक आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ वो है जर्नल एंट्री। फाइनली अभी तक हम लोग सिर्फ थियोरेटिकल बेस अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अकाउंट्स में होता क्या है, कैसे करेंगे चीजें। आज हम फाइनली रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। रिकॉर्डिंग की जो फर्स्ट बुक है जर्नल, वो कैसे बनती है, कैसे बनाना है, वो हम आज की क्लास से स्टार्टअप कर रहे हैं। राइट। एक चीज मैं आपको बता दूं, जर्नल पूरी अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंटेंसी में और कुछ नहीं है। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से बनने लगता है, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो जर्नल एंट्रीज को फ्रेम करने में, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि बाकी सारे चैप्टर्स आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाले हैं। सिर्फ 11th के ही नहीं, 11th के भी, 12th के भी। और अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स भी आगे करते हो, CA में, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बेस अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो डेफिनेटली आपको वो सभी हायर लेवल्स पे भी बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। अकाउंटेंसी बहुत इजीली आप अकाउंटेंसी को मतलब सारे चैप्टर से कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली सीख पाओगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा टाइम डिवोट करने वाले हैं। इस चैप्टर के वीडियोस ऑलमोस्ट 5 से 6 पार्ट्स में लगभग आएंगे, तो आप सभी पार्ट्स को देखिए। मैं पार्ट वाइज आपको एंट्रीज कैसे करते हैं सिखाने वाली हूँ। तो आपको इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंटेंसी में कुछ नहीं है। तो इसे बिल्कुल सिंसियरली देखिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। विदाउट प्रैक्टिस आपको चीज़ें नहीं आने वाली है। राइट। सेकेंड थिंग इज कि जो मेरे वीडियो को जर्नल से ज्वाइन कर रहे हैं, जिनने आज ये पहला वीडियो जर्नल एंट्रीज का ही देखा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले के जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स कराए गए थे, चैप्टर 1, 2, 3, उन सब के वीडियोस एक बार देख कर आइए, फिर ही आपको चीजें समझ में आएंगी। उन सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर कर दूंगी, तो एक बार वो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को समझने की कोशिश करिए, तो आपको इजीली ये चैप्टर समझ में आने वाला है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। जर्नल एंट्रीज को बनाने के 2 तरीके हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। राइट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच, आज का वीडियो हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे रखते हैं। अभी हम लोग 1-2 वीडियोस में ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग कैसे की जाती है वही देखने वाले हैं। उसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच सीखेंगे और मॉडर्न अप्रोच को ही आगे के सभी चैप्टर्स में, जब भी मैं जो भी चैप्टर्स, प्रैक्टिकल चैप्टर्स पढ़ा रही होंगी, मैं इसी अप्रोच से आगे के सभी चैप्टर्स पढ़ाऊंगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अपन ट्रेडिशनल अप्रोच से एंट्रीज कैसे होती हैं उन्हें देखते हैं। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, व्हाट दे डिड, दे डिवाइड द अकाउंट्स इन 3 कैटेगरीज। They divide the accounts in 3 categories: real, personal and nominal। 11th में तो छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि क्लासिफाई करिए अकाउंट्स, कौन है रियल, कौन है पर्सनल, कौन है नॉमिनल। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसे रियल, किसे पर्सनल और किसे नॉमिनल बोलते हैं। तो ये 3 हेड्स में एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच क्लासिफिकेशन किया गया है: रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो रियल में क्या आने वाला है? ऑल एसेट्स other than assets of personal nature। all assets other than assets of personal nature। पर्सनल नाम ही लिखा है, इसमें कौन आने वाले हैं? पर्सन्स। नॉमिनल के हेड में कौन कौन आने वाला है? ऑल इनकम गेन्स एज वेल एज ऑल expenses oblique losses। इनकम गेन्स, एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस। देखिए, सबसे पहले देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच में क्लासिफिकेशन रियल, पर्सनल, नॉमिनल में किया गया है। रियल के हेड में सभी टाइप के एसेट्स आएंगे अदर देन पर्सनल नेचर ऑफ एसेट्स। पर्सनल एसेट्स का मतलब आपको पता होगा,
प्रीवियस वीडियोस में समझाया गया है। एसेट्स मींस एनीथिंग ऑन विच बिजनेस हैज राइट। तो पर्सनल एसेट में एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया है, तो वी हैव राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम देम, बिकॉज ऑफ दैट दे आर एसेट टू अस, बट वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। पर्सनल एसेट पर्सन है, डेटर एक इंसान है, तो वो पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होगा। क्लियर है? दूसरा है नॉमिनल, सेकेंड है नॉमिनल और सेकेंड है पर्सनल, थर्ड है नॉमिनल। पर्सनल में क्या आने वाला है? सभी टाइप के पर्सन्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं और नेचुरल पर्सन्स भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नेचुरल्स भी हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। देखते हैं क्या क्या आने वाला है। आर्टिफिशियल मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, अदिति और अदिति लिमिटेड दो सेपरेट एंटिटीज हैं। तो अदिति तो नेचुरल पर्सन आपके सामने खड़ी है, पर अदिति लिमिटेड क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो पर्सनल की कैटेगरी में ही क्लासिफाई करेंगे। नेचुरल पर्सन मीन्स राम, मोहन, श्याम, रोहित, अदिति, ये जितने भी नेचुरल इंसान है वो सब इसी कैटेगरी में क्लासिफाई होने वाले हैं। एक और वर्ड लिखा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी डेटर्स बोला, तो डेटर्स किनको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटर रिप्रेजेंट उस ग्रुप ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने क्या किया, जिनको हमने क्या किया, क्रेडिट में सेल की है। वैसे ही क्रेडिटर वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन ग्रुप ऑफ पर्संस को जिन्हें हमने क्या किया है, जिनसे हमने क्या किया है, उधारी में सामान खरीदा है। तो अब इस चैप्टर को वापस से मैं बोल रही हूँ, शुरू देखने से पहले आप पहले टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से देख कर आइए, वो पता होनी चाहिए, तभी आप कुछ अकाउंटिंग कर पाएंगे। देखिए पर्सनल में क्या आने वाला है? पर्सन्स आएंगे कैसे कैसे? आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव। तो आर्टिफिशियल मींस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, HDFC बैंक्स हो गए, बैंक भी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे आप खुद, आपका बिजनेस एक पर्सन है, उसी तरीके से बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। लास्ट है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? इसमें किस टाइप की चीजें आएंगी? सारी इनकम गेन्स, मतलब रेवेन्यू गेन्स और एक्सपेंसेस और लॉसेज। इनकम्स भी आएंगी और एक्सपेंसेस भी आएंगी। किस कैटेगरी में? नॉमिनल में। अब इसके रूल्स पढ़ने से पहले अपन थोड़े बहुत एग्जांपल्स लेते हैं और क्लासिफाई करते हैं कि वो रियल होगा, पर्सनल होगा, नॉमिनल होगा। मैं बोर्ड पर लिख रही हूं, आप अपना नोट करके अपना दिमाग लगाइए कि आप उसको किस कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे। चलिए मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ जिन्हें हमें क्लासिफाई करना है। कैश, कैपिटल, बैंक अकाउंट, सेल्स, परचेजेस, रेंट, कमीशन रिसीव्ड, salary paid, drawings, salary paid, drawings, furniture, patents, बैड डेब्ट्स। ये सभी टर्म्स जो देख रहे हो ना, ये सारी टर्म्स अपन ने टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर्स में पढ़ी हैं। तो इसलिए आपको टर्मिनोलॉजी इसीलिए पढ़ाई गई थी कि आप पहले अच्छी तरीके से क्या कर सकें, टर्मिनोलॉजीज पढ़ें, तो आपको टर्म्स के मतलब समझ आए। तब तो आप इनकी नेचर बता पाएंगे कि रियल में जाना चाहिए, कि नॉमिनल में जाना चाहिए, कि पर्सनल में जाना चाहिए। डेटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स। अभी अपन ने 15 अकाउंट्स बोर्ड पे नोट किए मैंने। आप यहीं पे वीडियो पॉज करिए, पहले आप अपने हिसाब से ट्राई करने की कोशिश करिए कि ये किस में क्लासिफाई होने चाहिए, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये किस हेड में आएंगे, आप क्लासिफाई करिए।
फिर आपका हो जाए तो उसके बाद वापस से वीडियो स्टार्ट करके चेक करेगा कि आपका क्लासिफिकेशन आपने सही किया है या नहीं किया है। चलो लेट स्टार्ट। कैश क्या होता है बिजनेस का? वेरी गुड, एसेट, क्योंकि बिजनेस का इस पे राइट है इसलिए ये बिजनेस का क्या हुआ? एसेट। मतलब ये किस कैटेगरी में जाएगा? रियल, रियल अकाउंट में क्लासीफाई हो जाएगा। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। तो ये ओनर का अकाउंट है, मींस किसी इंसान का अकाउंट है, तो ये कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई हो जाएगा? ये गया रियल, ये गया पर्सनल। बैंक अकाउंट अभी समझाते समझाते ही मैंने बताया था, बैंक इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक में जो आपका बैलेंस रखा हुआ है, बैंक बैलेंस जो आपका है, तो आपको वो पैसे लेने का हक है बैंक से, तो वो एसेट तो है आपका, नो डाउट, बट जिससे पैसे लेने हैं वो एक इंसान है। बैंक इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे अदिति लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन है, उसी तरीके से बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आपके 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा है, तो वो 1 करोड़ रुपए आपको किससे लेना है? लेने का राइट है, मैं मानती हूँ आपका एसेट है, तो वो रियल में नहीं आने वाला, क्योंकि ऑल एसेट अदर देन पर्सनल नेचर, ऑल एसेट्स अदर देन एसेट्स ऑफ पर्सनल नेचर, तो वो पर्सनल नेचर का एसेट है तो एसेट ही, पर पर्सनल नेचर का एसेट है, इसलिए वो कहाँ चला जाएगा? पर्सनल में क्लासीफाई हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? पर्सनल। सेल्स, सेल्स क्या होती है बिजनेस की? डेफिनेटली इनकम, वेरी गुड। कहाँ आएगा? नॉमिनल। परचेजेस, अब जो गुड्स खरीद के ला रहे हैं बिजनेस में, आप खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को भी कहाँ क्लासीफाई करना है? नॉमिनल। रेंट, जब तक बोला ना जाए रेंट रिसीव्ड है, तब तक अपने मन से नहीं मानना है कि हमको रेंट रिसीव हुआ होगा। सिर्फ रेंट लिखा है ना, तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये एक्सपेंस है, हमारे लिए खर्चा है, तो रेंट एक्सपेंस है, खर्चा है, नॉमिनल। कमीशन रिसीव्ड लिखी है, मींस हमने किसी, कमीशन रिसीव्ड मतलब क्या होता है? जैसे सपोज हमने हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, तो हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और गुड्स बेचते भी हैं, प्लस एक और मैन्युफैक्चर के गुड्स हमारी शॉप पे रखते हैं और उसे बेचते हैं और उसके बिहाफ पर वो हमें कमीशन देता है। ठीक है, तो कमीशन हमने रिसीव की, तो मीन्स हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई। इनकम है तो कौन से हेड में क्लासीफाई होगा? इनकम है तो हेड कौन सा होगा? नॉमिनल। सैलरी पेड, आपने अपने वर्कर्स से काम करवाया और उनको सैलरी पे की है, तो आपके बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस, बिल्कुल सही, तो कहाँ जाएगा? नॉमिनल। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होता है पहले दिमाग में लाइए, बताया था टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में। अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, तो उसको बिजनेस ड्राइंग्स करके रिकॉर्ड करता है। मींस जो अमाउंट ओनर विड्रॉ करके लेके जा रहा है, मतलब ये भी ओनर का अकाउंट ही है, जहां पे क्या क्या शो करेगा? कौन सी वैल्यू शो करेगी? जितनी उसने अपने बिजनेस से निकाली है, जो वैल्यू उसने निकाली है तो ओनर का अकाउंट, मतलब कौन सा? पर्सनल नेचर का अकाउंट है, तो कहाँ जाएगा? पर्सनल। क्लियर है? फर्नीचर, बिजनेस के पास फर्नीचर है, तो फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या हुआ? जल्दी बताओ। हाँ, एसेट। क्यों? क्योंकि बिजनेस का उसके ऊपर राइट है। बिल्कुल, तो ये कहाँ क्लासीफाई जाएगा? रियल। पेटेंट्स क्या होते हैं? कुछ याद आ रहा है? हाँ, पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, बिल्कुल सही। तो वो कहाँ क्लासीफाई होंगे? ऑल एसेट्स, रियल, रियल में। हाँ, बैड डेट्स, किस किस को ध्यान है? बैड डेट्स किसके बोलते हैं? बैड डेट्स क्या होते हैं? डेटर्स विच बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब क्या? जो डेटर्स जिनसे पैसा लेना था, अब वो पैसे नहीं दे रहे हमें, मतलब वो सारा की सारा हमारा क्या हो गया? लॉस। वो इंसॉल्वेंट हो गए, जिस कारण से हमें उनसे पैसे नहीं मिल पा रहे, तो वो हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। उस लॉस का नाम क्या है? बैड डेट्स। ऐसे टाइप के नेचर के लॉस को क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। तो लॉस कहाँ आने वाला है? नॉमिनल। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, प्रॉफिट, सब नॉमिनल। क्लियर है? डेटर अभी देखा था, पर्सनल में आएगा। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको मैं बाद में लेती हूँ, पहले क्रेडिटर। क्रेडिटर भी कहाँ आएगा? बिल्कुल सही, पर्सनल, क्योंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनसे हमने उधारी में सामान खरीदा और जिन्हें पैसे देना है। और डेटर्स किनको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिनको हमने उधारी में सामान बेचा है और जिनसे हमें पैसे लेना है। राइट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक बैलेंस तो आपको पता है कि बैंक में आपके पैसे रखे हैं और वो आपको उनसे लेना है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है?
करंट अकाउंट में बैंक फैसिलिटी देती है कि जितना अमाउंट आपके पास है उससे ऊपर का अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। जैसे सपोज आपके पास बैंक में 1 लाख रुपए है, करंट अकाउंट आपने बिजनेस के नाम से बैंक में खोला है, तो और आपको लिमिट मिली है कि आप 10 लाख तक अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हो, मतलब बिना पैसे रखे भी 10 लाख रुपए तक आप बैंक से निकाल सकते हो। तो आपने क्या किया, बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, मींस अब आपने 2 लाख का पेमेंट कर दिया, आपके अकाउंट में तो 1 ही लाख थे, पर आपने 2 लाख का चेक किसी पार्टी को दिया है, तो वो चेक क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपके अकाउंट में फैसिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट की। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमने एक तरीके से बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, मीन्स हमने बैंक के पैसे यूज किए, तो हमें बैंक को वो 1 लाख रुपए जो हमने एडिशनल यूज किए हैं वो रिटर्न करना होगा ना। तो वो रिटर्न करना है, मीन्स बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है पर है तो पर्सन ही। एक चीज और समझ लो, लाइबिलिटी हमेशा पर्सनल ही होगी। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, वी आर लाइबल टू पे समवन। तो समवन क्या होगा, हमेशा कोई पर्सन ही होगा ना, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो। तो लाइबिलिटी तो हमेशा पर्सनल नेचर की ही होगी। क्लियर है? तो ये कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल। क्लियर? कोई डाउट? ऐसा अक्रूड इंटरेस्ट, prepaid rent, outstanding salary, advance wages, accrued rent, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस वेजेस, कैरेज। ये 5 टर्म्स और लिखिए, ट्राई करिए कि आपको समझ आ रहा है इन्हें किस हेड में क्लासिफाई करना चाहिए। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये समझ लीजिए। और कुछ टर्म्स हैं जो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी में नहीं पढ़ी थी, बट हम इन टर्म्स का मतलब अभी समझने वाले हैं क्योंकि ये अकाउंटिंग में काम आएंगी आपको, इसलिए इन टर्म्स का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। देखो, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब हमने इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया पर रिसीव नहीं हुआ। छोटा सा एग्जांपल, आपने बैंक में एफडी खोली है, या सपोज आपने किसी को लोन दिया है, आपने लोन उसको दिया है 1 जून को आपने लोन दिया है 12 महीने का, तो इसके 12 महीने कब खत्म होंगे, 1 जून से 12 महीने कब खत्म होंगे, 31 मई। 31 मई को 12 महीने खत्म हो जाएंगे ऐसे करके। सपोज 1 जून 2020 है तो 31 मई 2021, ऐसे करके आपके 12 महीने खत्म हो जाएंगे। 12 महीने सिंपल होता है काउंट करना, ये जो भी डेट लिखी है ना उससे ठीक एक डेट पहली, 1 जून के पहले क्या आएगा, 31 मई, और ईयर अगला, ये 20 है तो ये 21 हो गया। जैसे मैं बोलूँ 1 जनवरी 2020 तो ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2020। क्लियर है? इस तरीके से आपको डेट निकाल सकते हैं। तो 1 जून 2020 को आपने लोन दिया है और 31 मई 2021 तक के लिए 1 साल के लिए दिया है। आपने लोन दिया है आपके फ्रेंड राम को, तो आपको राइट है ना उससे उस पर इंटरेस्ट लेने का। अब आपको पता है कि जो आपकी बुक्स बन रही होंगी वो 31 मार्च 2021 को क्लोज हो जाएंगी। आपकी जो बुक्स बन रही होंगी वो किस पीरियड के लिए बन रही होंगी, जो आपकी बुक्स बनी है डेफिनेटली वो किस पीरियड के लिए बन रही होंगी, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक ऐसे बुक्स बन रही होंगी। ये इंटरेस्ट हमें 31 मई को देगा, राइट। बट जब हम इस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे होंगे, अभी हमें इंटरेस्ट रिसीव तो नहीं हुआ है बट राइट टू रिसीव तो है ना इतने मंथ्स का, क्योंकि 1 जून से लेके 31 मार्च 2021 तक उसने इतने मंथ्स, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए, 9 और 1 10 महीने हो गए।
तो 10 महीने इसी साल में आ रहे हैं, इसी अकाउंटिंग ईयर में 10 महीने आ रहे हैं और 2 महीने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ रहे हैं। तो इनकम जिस पीरियड से बिलोंग कर रही है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो ये 10 महीने का इंटरेस्ट इस पीरियड का है और जो बची हुई 2 महीने का इंटरेस्ट है वो होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का। तो 10 महीने का इंटरेस्ट यहाँ आना चाहिए और 2 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ आना चाहिए, तभी इस पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस सही आएगा। बट वो इंटरेस्ट हमें आज नहीं देगा, वो तो देगा कब? देगा इस पीरियड के बीच में। पूरे 12 मंथ्स का एक साथ यहाँ देने वाला है, राइट। सपोज 12,000 इंटरेस्ट होता है, तो 12,000 अगर टोटल इंटरेस्ट है तो 10,000 यहाँ पर होना चाहिए इंटरेस्ट और 2,000 इस साल की इनकम में होना चाहिए, राइट। तो ये इंटरेस्ट अभी हमें मिला नहीं है, पर राम से ऑन 31 मार्च 2021 10,000 का इंटरेस्ट लेने का राइट तो है या नहीं? आपको राइट तो आ गया आराम से इंटरेस्ट लेने का। इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। फिर से एग्जांपल एक बार आप रिवाइंड करके देखिए आपको समझ आया या नहीं। ये राम से हमें इंटरेस्ट लेने का राइट है, अभी वो देगा भी नहीं, वो देगा तो 31 मई को ही, पर 31 मार्च जिस दिन हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं इस साल की, जो हमने इस बिजनेस के पैसे इस साल दिए उसमें 10 महीने का इंटरेस्ट तो इसी साल की इनकम में आना चाहिए और 2 महीने का इंटरेस्ट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाना चाहिए। तो वो जो 10 महीने का इंटरेस्ट है उसको अक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रूड इंटरेस्ट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनसे हमें इंटरेस्ट लेने का राइट बन गया है। 10,000 रुपीज लेने का राइट है। सपोज राम है, ऐसी कोई मोहन था, ऐसी कोई सोहन, ऐसी कोई श्याम है जिनको अपने अलग अलग डेट्स पे इंटरेस्ट लोन, मतलब उनको लोन दे रखा है। तो सबका हम कैलकुलेट करेंगे कि 31 मार्च पे कितना इस पीरियड को बिलोंग करता है। तो ये ग्रुप ऑफ पर्संस को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्रूड इंटरेस्ट। मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप ऑफ दोज पर्संस जिनसे हमें इंटरेस्ट लेने की राइट है बट अभी रिसीव नहीं हुई है। तो ये पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? पर्सनल। बहुत से लोगों को ऐसा बता दिया जाता है कि जब भी किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई सफिक्स या प्रीफिक्स जुड़ जाए तो उसे पर्सनल बोल दो। देखो ऐसे याद करने का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो समझ के पढ़ो, वरना इतनी कहानी मुझे भी आपको बताने की जरूरत नहीं थी। सीधे बोल देती कि कोई भी नॉमिनल अकाउंट के आगे अगर कोई सफिक्स या प्रीफिक्स जुड़ जाए, मतलब उसके आगे अक्रूड रेंट, सैलरी, आउटस्टैंडिंग मतलब कोई वर्ड आगे या पीछे में जोड़ के लिखो तो आप उसको पर्सनल क्लासिफाई कर देना। ऐसे पढ़ने में कोई सेंस नहीं है, ऐसे आप अकाउंटिंग नहीं सीखते। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का मतलब क्या होता है? एडवांस में आपने रेंट दे दिया। अगेन हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा ये चल रहा है। हमने इसी साल 1 अप्रैल को 2 साल का रेंट दे दिया एक साथ, मतलब इस साल का भी दे दिया और हमने अप टू 31 मार्च 2022 तक का सारा रेंट एक साथ दे दिया। मींस पैसे तो हमने सारे दे दिए, पर क्या वो 2 साल का पूरा की पूरा रेंट इसी साल का खर्चा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या किया? बैचिंग प्रिंसिपल याद होना चाहिए। जो इस साल को बिलोंग करेगा खर्चा वही इस साल का एक्सपेंस कहलाएगा। बट जो आपने एडवांस में दे रखा है प्रीपेड रेंट, वो आपका क्या हो गया? एसेट। क्यों एसेट? पहले ये भी सोचो, वो एसेट, देखो ये भी एसेट है बच्चों। अक्रूड इंटरेस्ट इज ऑल्सो योर एसेट। क्यों एसेट? क्योंकि आपको उनसे इंटरेस्ट लेने का राइट पैदा हो चुका है। 10,000 राइट है, मींस एसेट। और पर लेना है किसी इंसान से, तो अब इंसान का अकाउंट है इसलिए ये इसमें ना जाकर कहां चला गया? पर्सनल में, ठीक है। उसी तरीके से ये भी प्रीपेड रेंट, क्या आपको ये प्रेमाइसिस, सपोज इस प्रेमाइसिस की बात कर रही हूं मैंने 2 महीने का रेंट, 2 साल का रेंट एक साथ पे कर दिया है, तो जो मैंने रेंट एक साथ पे कर दिया है उसमें क्या होने वाला है? इस साल तो मैं ये प्रेमाइसिस यूज करूंगी ही और इस साल का जो रेंट है वो इस साल की एक्सपेंस में भी जाएगा ही जाएगा। पर जो मैंने नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया है उस पर अब उससे मुझे क्या मिली? एक राइट मिल गई कि इस प्रेमाइसिस को मैं नेक्स्ट ईयर भी यूज कर सकती हूँ। मेरे को राइट मिल गई ना नेक्स्ट ईयर भी इस प्रेमाइसिस को यूज करने की। तो ये राइट मतलब एसेट तो हुआ,
राइट है मतलब एसेट तो है, बट ये राइट आपको मिली किससे? किसी इंसान से राइट मिलेगी। मतलब जिस इंसान को आपने एडवांस में रेंट दे रखा है उस इंसान के नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे कि इसको एडवांस में रेंट दिया हुआ है, इसलिए वो कौन सी हेड में क्लासीफाई होगा? पर्सनल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर से हम एक अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। अब हमारी पॉलिसी क्या है? अप्रैल में काम करो आपको मई के 15 को पैसे मिलेंगे, मई में काम करो तो जून 15 को मिलेंगे। इस तरीके से हम पेमेंट करते हैं। तो देखो अप्रैल की पेमेंट मई में हुई होगी, मई की जून में, जून की जुलाई एंड सो ऑन। ठीक है, पर ये 31 मार्च मंथ जो है, ये वाला मार्च वाला मंथ जो है, इसका पेमेंट कब होगा बच्चों? इसका पेमेंट होगा 15, बोलो जल्दी, अप्रैल को। हाँ, कब पेमेंट होगा उसका? 15 अप्रैल को पेमेंट होने वाला है। देखो 1 अप्रैल 2000 का पेमेंट होगा 15 मई, फिर मई का पेमेंट होगा 15 जून, क्योंकि हम पूरे महीने काम करिए, हम नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को पेमेंट करेंगे। ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। तो यहां पर भी वर्कर ने मार्च मंथ तो पूरा काम कर दिया, खर्चा हमने, एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज इट इज इनकर्ड। हमने सर्विस तो ले ली, खर्चा हो गया, पर अभी तक पे नहीं किया है। ये इसी साल की लाइबिलिटी है कि हमें 1 महीने का पेमेंट करना बाकी है। उसको हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? ओएस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने मंथ की है? 1 महीने की जो सैलरी बची है अभी वो आउटस्टैंडिंग है, पर किसको देनी है? किसी इंसान को ही देनी है ना। वर्कर्स आर व्हाट? पर्सन। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप ऑफ लिस्ट ऑफ वर्कर्स जिनकी सर्विसेज तो दे दी है बट वो वर्कर्स का पेमेंट अभी बाकी है। क्लियर? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अगेन कौन सी कैटेगरी में चला गया? पर्सनल। क्लियर है? ये इसी साल का खर्चा है तो इसी साल की बुक्स में रिकॉर्ड भी होना चाहिए, बट अभी तक पे नहीं हुआ, इसका आउटफ्लो नहीं हुआ, इसलिए हमारी लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी मींस हमारे ऊपर बर्डन है अभी 1 महीने की सैलरी इन वर्कर्स को पे करने की। नेक्स्ट हम लेट्स टेक एडवांस वेजेस। इसका बिल्कुल अपोजिट एडवांस वेजेस। देखिए आपका एक वर्कर है, अब आप ही के पास काम कर रहा है, तो अगर उसे कभी जरूरत पड़ेगी तो वो आपसे ही एडवांस मांगने आएगा और आप उसकी मदद भी करेंगे, क्योंकि वो आपके पास ही काम कर रहा है तो आप ही उसकी हेल्प करने वाले ना, और कोई तो हेल्प करेगा नहीं। तो वो वर्कर्स के घर में कोई फंक्शन था, मैरिज थी, जो भी रीजन हो, कोई मेडिकल इशू हो, जिस भी रीजन से वो हमारे पास आया और उसने ये 12 महीने तो काम किए, बट उसने बोला कि सर प्लीज मुझे 2 महीने का एडवांस और दे दीजिए। मतलब क्या कि हमने उसको 12 महीने की सैलरी तो दी प्लस 2 महीने की और दे दी, तो जो इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने पे किया, उसको जो कैश दिया होगा हमने टोटल 14 मंथ्स का दे दिया। तो अब हमारे पास राइट आ गई कि हम नेक्स्ट 2 मंथ उससे काम करवा सकते हैं। राइट आ गई कि नहीं? क्लियर है? तो ये लाइबिलिटी थी क्योंकि हमने पे नहीं किया, हमारे ऊपर बर्डन था हमें पे करने का। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी क्या थी लाइबिलिटी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सभी टाइप की लाइबिलिटी पर्सनली होंगी। लाइबिलिटी मींस यू आर लाइबल टू पे समवन, दैट समवन विल डेफिनेटली बी सम पर्सन, राइट। अब ये क्या है? आपका एसेट। क्यों एसेट? क्योंकि आपको राइट है उस वर्कर से 2 महीने और काम कराने का, क्योंकि उसने 2 महीने के पैसे एडवांस में ले लिए। पर वो वर्कर है मींस पर्सन है, पर्सनल नेचर है, इसलिए ये है एसेट, बट क्लासीफाई कहाँ होगा? पर्सनल में, क्योंकि रियल में पर्सनल नेचर के एसेट्स नहीं आते, क्योंकि पर्सनल पर्सन के लिए एक अलग कैटेगरी बनी हुई है। तो यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज भी आएंगी प्लस वो वाले पर्सनल अकाउंट भी आएंगे जो एसेट्स है। इसके अंदर 2 चीजें दिख रही होंगी। लाइबिलिटी सारी की सारी यही दिखेंगी, क्योंकि लाइबिलिटी मींस बर्डन किसी को देने का, वो पर्सन ही होने वाला है। सारे के सारे एसेट्स यहाँ नहीं दिखेंगे, कुछ यहाँ दिखेंगे और पर्सनल नेचर के एसेट्स यहाँ दिखेंगे। सारे खर्चे, सारी इनकम्स, गेन्स, लॉसेस सब यहाँ दिखेंगे। ये सारी चीजें ना आपके एकदम अंदर तक उतरनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से जर्नल एंट्री फटाफट बना पाओगे विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी कंफ्यूजन। चलो एडवांस वेजेस कोई दिक्कत नहीं है ना?
समझ में आ गया। लास्ट कैरेज, ये एक नया वर्ड था, आपको मिलेगा भी। कैरेज बहुत ही सिंपल सी चीज है, उसका मतलब समझा देती हूँ, आप खुद क्लासीफाई कर लो कि कहाँ जाने वाला है। कैरेज मीन्स सपोज अब मैंने गुड्स खरीदे, मेरा फर्नीचर का काम है, मैं बने बनाए फर्नीचर्स खरीदती हूँ और बेचती हूँ। तो मैंने जिस सप्लायर से खरीदा उसके गोडाउन से मेरे गोडाउन तक या मेरी शॉप तक लेकर आने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? कैरेज। उस ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं? कैरेज। अब इसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। इसी के अंदर ना दो क्लासिफिकेशन हो जाती है, कैरेज इनवर्ड और एक और हो जाती है कैरेज आउटवर्ड। इसके अंदर दो क्लासिफिकेशन हो जाती है, एक हो जाती है कैरेज इनवर्ड, एक हो जाती है कैरेज आउटवर्ड। अब इनवर्ड मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड, ये वर्ड मैंने एक बार और भी समझाया है। हमेशा हमें इनवर्ड और आउटवर्ड गुड्स की मूवमेंट के हिसाब से समझना है। परचेज करते टाइम गुड्स इनवर्ड हो रहे होंगे, अंदर आ रहे होंगे, पर उसी तरीके से सपोज मैंने गुड्स सेल किया है, मेरे कस्टमर ने बोला कि प्लीज आप इसे हमारे घर तक पहुंचाने का सारा एक्सपेंस आपको बियर करना है। और आजकल इतना कंपटीशन है मार्केट में कि ये सर्विस बहुत सारे लोग दे रहे हैं कि आप पसंद कर लीजिए, हम आपके घर तक पहुंचाकर डिलीवरी दे देंगे, फ्री होम डिलीवरी, डोर टू डोर डिलीवरी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपने शॉप से लेकर उसके घर तक पहुंचाने के लिए, जहां पे उसने डिलीवरी मांगी है वहां तक के लिए अगेन कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज करनी पड़ेगी, जिसमें हम लोड करके उसके घर तक वो फर्नीचर को सप्लाई करेंगे। तो उस ट्रांसपोर्टेशन पे हमें क्या पे करना पड़ेगा? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? कैरेज आउटवर्ड। क्योंकि गुड्स अब हमारे बिजनेस से हम सेल कर दिए, बाहर जा रहे हैं, आउटवर्ड जा रहे हैं, और जब हमने गुड्स लेकर आए थे तब जो ट्रांसपोर्टेशन लग रही थी उससे गुड्स अंदर आ रहे थे, और इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, आउटवर्ड की वजह से गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहे हैं। अब ये बताइए, आ रहे हैं या जा रहे हैं, है तो दोनों ही सिचुएशन में खर्चा हमारा, क्योंकि ये जब गुड्स ला रहे हैं तब भी हमें ही उस ट्रांसपोर्टर को पे करना है, जब हम गुड्स कस्टमर के शॉप तक भेज रहे हैं या कस्टमर के घर तक भेज रहे हैं तो भी हमें ही वो खर्चा बियर करना है। तो दोनों ही केस में है तो ये क्या? एक्सपेंस। दोनों ही सिचुएशन में ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो मतलब कहाँ क्लासीफाई होगा? नॉमिनल में क्लासीफाई होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो इस वीडियो को अपन, ये टॉपिक को अपन अभी यहीं होल्ड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से अपन लोग इनके रूल्स देखेंगे और इन्हें कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का एक होमवर्क है, जो 11th में है वो अपना चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 निकालेंगे, और उसके अंदर ऐसे बहुत सारे हेड अकाउंट्स के नाम दिए हुए हैं। आपको सबसे पहले रियल, पर्सनल और नॉमिनल में कैसे क्लासिफाई करना है वो सबसे अच्छी तरीके से आना चाहिए। पहले वो सीखिए कि उनको करना कैसे। जो सीए फाउंडेशन वाले इन वीडियो को देख रहे हैं, आपके फर्स्ट चैप्टर में ही ये दिया हुआ होगा, उनका क्लासिफिकेशन सीखिए, या आप भी 11 की बुक को यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो जिनको भी इसके रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, सीखना है, उसके पहले आप ये क्लासिफिकेशन अच्छे से सीखिए कि रियल, पर्सनल, नॉमिनल में कैसे क्लासिफाई होगा। अगर आपको कोई का क्लासिफिकेशन नहीं समझ आ रहा है, आपके हिसाब से कोई और आपने क्लासिफिकेशन किया है और बुक्स में आंसर कुछ और दिया है, तो आप कमेंट में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं डेफिनेटली आपको उसका रीजनिंग बताकर क्लियर करूंगी कि कैसे क्लासिफिकेशन करना है। क्लियर है यहाँ तक का आप पहले रिवाइज कर आइए, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। अच्छा, अभी कुछ 11th वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, जो वीडियोस देख रहे होंगे, वो बोलेंगे कि अचानक से मैम ने फर्स्ट पढ़ाया, चैप्टर 2 पढ़ाया, 3rd चैप्टर पढ़ाया, पर मैम ने 4th नहीं पढ़ाया और सीधे 7th में पहुंच गई। देखो बच्चों, 4th वाला जो चैप्टर है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा दी हूँ। आप 4th चैप्टर को अपने आप रिवाइज कर सकते हैं। उसको रिवाइज करने से पहले आपको जो फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो था, चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो और चैप्टर 3 का पार्ट 1 वीडियो देखना होगा। जैसे आप वो दोनों वीडियोस देख चुके होंगे और आप 4th चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो सारी चीजें तो मैंने पहले ही पढ़ा दी है। चैप्टर 4th में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अकाउंटिंग प्रोसेस दी है, जो कि अपन ने पहली क्लास में अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था। दूसरी चीज उसमें क्या दी हुई है? अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो जब मैं आपको प्रिंसिपल्स पढ़ा रही थी अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैंने उसी टाइम आपको कैश बेसिस भी बताया था। तो आप वो दोनों वीडियोस देखिए और चैप्टर 4 खुद से पढ़िए, उसमें कुछ भी अलग और नहीं दिया हुआ है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। रही बात अब चैप्टर 5th और 6th की, तो चैप्टर नंबर 5th और 6th मैं ये जर्नल होने के बाद लूंगी। मैं जरूरी नहीं है कि बुक के सीक्वेंस के ऑर्डर में ही आपको पढ़ाऊं,
मैं जो चीज़ें पहले पढ़ानी चाहिए, जो मुझे लगती है कि इसका नॉलेज पहले आपको हो, उसके बाद अगर मैं कोई चीज़ समझाऊं तो आपको इजीली समझेगी, मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ, राइट। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपकी 11th की बुक के चैप्टर नंबर 7 में दिया है, जहाँ पे आपको टर्म्स दी होंगी जिन्हें क्लासीफाई करना है। ओके, तो अब ये होमवर्क करके रखिएगा। एंड आई होप आपको आज जो पढ़ाया वो सब कुछ समझ आया हो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक करिए अगर पसंद आया है, सब्सक्राइब कर लीजिए तो कंटिन्यूअसली आपको जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दूसरों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रही हैं चीज़ें। थैंक यू सो मच।